हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं फ्राइडे का खास प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, चेन्नई में रहते हैं, एमजीआर यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, जाने माने राइटर हैं। कई किताबें उनकी आ चुकी हैं और कुछ और किताबें पाइपलाइन में हैं। इस वक्त वो अपने आबाई वतन बिहार के शेखपुरा में माने गांव में हैं और वहीं से हमारे लिए वक्त निकाल करके बात कर रहे हैं। आज जो हम उनसे बात करेंगे उसमें चीन में जो अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, वहां अफगानिस्तान के लिए क्या कुछ माहौल बन रहा है, क्या कुछ हुआ, उस पर हम बात करेंगे। वहां हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी भी वहां पर थे। उनकी चीन के लोगों से, चीन के जिम्मेदारों से क्या बात हुई वो भी हम समझेंगे। और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को जब से रूस ने रिकॉग्नाइज किया है, बाकी और मुल्कों की तरफ से भी कुछ सरगर्मियां बढ़ी हैं, ये सब हम समझेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान की कुछ खास खबरें, जिसमें उनके जो फौज के सरबराह हैं वो श्रीलंका का दौरा करने वाले हैं, आखिर वहां उनका क्या प्लान है। और इमरान खान के बेटे आना चाहते हैं पाकिस्तान, वहां की सरकार क्या क्या रुख है वो हम समझेंगे। और बांग्लादेश से भी एक अहम खबर है, उस पर भी हम बात करेंगे। सईद अली मुस्तफा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ है चीन से आने वाली खबर? एससीओ जो फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुई है उसमें ऐसा लगता है कि तालिबान को कुछ ज्यादा ही डिप्लोमेटिक फायदा हो रहा है। क्या कुछ है, क्या खबर है वहां से? जी, बहुत बहुत शुक्रिया काजमी साहब। मेरे सामीन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो है अपनी चर्चा का आगाज जो है वो एससीओ की मीटिंग, जो कि फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी पहले पिछले 24 तारीख को जो है वो जून के राजनाथ सिंह जो है वो गए थे मीटिंग में। वहां पे वो डिफेंस मिनिस्टर्स की का कॉन्फ्रेंस था। इस बार फॉरेन मिनिस्टर्स के जो एससीओ मेंबर्स हैं उनका जमाकड़ा हुआ था और ये जो है 13 तारीख को इसी महीने के जुलाई के महीने में जो है वहां पे फॉरेन मिनिस्टर्स मिले थे। तो इसमें एससीओ की मीटिंग में तो एक हलचल चली अफगानिस्तान के ऊपर, और वो हलचल ये थी कि रशिया ने कहा कि हम बेड़ा उठा रहे हैं रशिया अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए। ये एक रेजोल्यूशन मूव हुआ, उस पे सारे लोगों ने मुहर लगा दिया और पूरे एससीओ ने जो है इस रेजोल्यूशन को सहमति के साथ पास कर दिया और कहा कि हम लोग जितने भी उसके मेंबर्स हैं उनके मेंबर जो है रशिया है, चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है और किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, शायद कजाकिस्तान है या किर्गिस्तान है, वही एक रेजोल्यूशन मुबारक है, वो रिपब्लिक है उसमें। हाँ। तो ये बहुत बड़ी करारदाद हुई है, क्योंकि अब जो सिलसिला चल रहा है वो है तालिबान के रिकॉग्निशन। और इस पे जो है हमारे जो आमिर खान वो मुत्तकी साहब जो हैं, जो कि स्पोक्समैन है तालिबान के, उन्होंने इसके बारे में भी कहा कि हम बहुत शुक्रगुजार हैं एससीओ के कि उन्होंने जो है हमें मतलब ये समझा कि हम जो है मतलब हुकूमत कर सकते हैं और हम जो है मतलब तो वो उनकी तरफ से भी ये खबर आ गई। तो ये खबर बहुत अहम है, इसलिए कि अब जो मामला है वो तालिबान के रिकॉग्निशन का मामला चल रहा है। अब इसी कड़ी में ये है कि किर्गिस्तान ने जो है वो एक खबर दी है कि हम भी रशिया के जो स्टैंड है उससे सहमति रखते हैं, और हम जैसे रशिया ने रिकॉग्नाइज किया है तो अब हम भी जो है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो अब ये तय हो पा रहा है कि जो मतलब रिकॉग्निशन का ताल्लुक है तालिबान हुकूमत का, वो आहिस्ता आहिस्ता अब उसकी गाड़ी चल पड़ी। क्योंकि अब एक चीज और भी मैं इसी हवाले से कह दूं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल नहीं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो रेजोल्यूशन पास हुआ था टेररिज्म के ऊपर और विमेन्स राइट्स के ऊपर, अमेरिका ने उसको अपोज कर दिया। तो जो अपोज कर दिया तो उसका यही मतलब है कि अमेरिका भी जो है वो तालिबान के साथ है और तालिबान को जो है वो भी रिकॉग्नाइज करना चाहता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। तो बात जो मैं मुख्तसर करना चाहता हूं यही कि अब तालिबान जो है वो डी रिकॉग्नाइज नहीं मतलब उसको डी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है कोई भी ममालिक, क्योंकि अब उसके हैवी वेट जो है रशिया उसके पीछे आ गया,
चाइना अगर आ जाए, ईरान आ जाए, पाकिस्तान आ जाए, जो कि सब आने वाले मुल्क हैं, और सेंट्रल एशियन ममालिक आ जाए, तो 15-20 ममालिक तो हो ही जाएंगे जो उसको रिकॉग्नाइज करें। तो अब जो इसमें जो एक बात मैं महसूस कर रहा हूं वो ये कि नेटो, G7, अमेरिका अभी एक तरह से शायद दूर से खड़ा होकर के देख रहा है, और जो दुनिया के बड़े फैसले हैं अब चीन और रूस में होने लगे। क्या चीन ने एक तरह से डिप्लोमेटिक सपोर्ट तालिबान सरकार को दिया, अपने यहाँ SCO कॉन्फ्रेंस हो और उसमें रूस ने आकर के खड़े होकर के बिल्कुल सीना तान करके तालिबान के साथ खड़ा हो गया। तो क्या आपको लगता है कि वो जो एक वेस्ट इन्फ्लुएंस्ड दुनिया की सियासत थी उससे जरा हट रही है दुनिया? नहीं, देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। अफगानिस्तान हमेशा ग्लोबल चेस बोर्ड पे रहा है। जब से आप मतलब ये कि जब से मैं पढ़ रहा हूं अफगानिस्तान को, तो रशिया में जो जार होता था और ब्रिटिश में जो है वो क्वीन होती थी या किंग होता था, तो उसके बीच में जो ग्रेट गेम होता था कि हमारा कब्जा अफगानिस्तान पे है, कि हमारा कब्जा अफगानिस्तान है, तब से लेके जब कोल्ड वॉर हुआ तो भी अफगानिस्तान का किस्सा था। अब कोल्ड वॉर के हटने के बाद भी जो है वो पूरी जंगें हुई 1990 से रशियन इन्वेजन पे अफगानिस्तान के, फिर वो मतलब मुजाहिदीन आ गए, फिर तालिबान आ गए। तो ये पूरा किस्सा जो अफगानिस्तान का चल रहा है वो ये है कि ये थिएटर ऑफ ग्रेट गेम। अभी जो है कौन बाजी ले जाएगा, इसका गेम है। तो अब अमेरिका ने तो दोहा राउंड ऑफ टॉक्स में तो कर लिया अपनी बाजी, मतलब जो भी कुछ करना था वो उनके बीच में जो है, जो एग्रीमेंट है और जो भी कुछ है वो तो क्लोज डोर एग्रीमेंट है। तो अमेरिका अपनी पकड़ जो है अफगानिस्तान पर बनाया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और कई इशारे आए थे अभी जिसमें अमेरिका ने रोक दिया अफगानिस्तान को, मतलब आगे बढ़ने के लिए। वो गाजा के ऊपर भी जो है अफगानिस्तान चाह रहा था कि हम जाके वहां जंग में शिरकत करें, अमेरिका ने उसको रोक दिया। और इसी तरह से और बहुत सारे संकेत है। अब रशिया जो है वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है उसके ऊपर, चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। तो अब चाइना, रशिया और अमेरिका, ये तीनों जो पावर हैं ये ग्रेट पावर्स हैं अभी, और ये सब अफगानिस्तान को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो फिर से ग्रेट गेम जो है शुरू हो गया है इन तीनों के ऊपर। चाइना और रशिया जो है एक साथ हो गया है और अमेरिका जो है एक साथ हो गया। यानी आपने इसमें एक बड़ी बात कही है कि अमेरिका के कहने से तालिबान गाजा की हमदर्दी नहीं कर सका। इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग अमेरिका के और तालिबान के बीच में है, ये एक नतीजे के तौर पर समझा जा सकता है, और ऐसे शक शुबे बहुत पहले भी जाहिर किए जाते रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि इसके बाद अब अगर ये रिकॉग्निशन का सिलसिला इसी तरह से बढ़ा, वहां सब जगह नेचुरल रिसोर्सेज पर अफगानिस्तान की सबकी नजर है। चीन ने तो अपना शुरू भी कर दिया, वहां से निकाल करके तांबा निकाल करके ले जाना शुरू कर दिया। उसके अलावा भी वहां कुछ सेंट्रल एशियन ममालिक ने भी शुरू किया है एक्सकेवेशन। तो आपको क्या लगता है, ये ज्यादा ईस्ट की तरफ झुकाव रहेगा तालिबान की सरकार का या अमेरिका? देखिए, अमेरिका के और रूस और चीन के हैंडल करने का फर्क यह है कि अमेरिका जंगों के जरिए कंट्रोल करता है, तबाही करता है, और चीन, रूस या ईरान ये तामीर के जरिए अपना इंफ्लुएंस करते हैं, यानी कंस्ट्रक्टिव रोल इनका होता है। तो किस तरफ जाएगा अफगानिस्तान? जी, हमें तो यही लग रहा है कि सब तरफ जाएगा अफगानिस्तान। और रशिया के साथ भी रहेगा, चीन के साथ भी रहेगा, अमेरिका के साथ भी रहेगा। यही डिप्लोमेसी है। ये जीरो गेम नहीं है कि हम जो है अमेरिका के गेम में चले गए, रशिया से बाहर हो गए, चाइना से बाहर हो गए। और यही अगर डिप्लोमेसी अभी ये तालिबान कर रहे हैं, उन्हें तो अपनी डेवलपमेंट चाहिए ना। तो अमेरिका को भी वो खुश करेंगे, रशिया को भी खुश करेंगे, चाइना को भी खुश करेंगे। ये मुझे आगे का जो है ये संकेत हमें समझ में आ रहा है। और अभी जो खबर है वो ये है, और ये भी मैं बता दूं कि अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ नहीं सकता, और पूरी तरह से रशिया जो है या चाइना वो अफगानिस्तान को अपने अंडर में नहीं रख सकता। इसी को तो ग्रेट गेम कहते हैं। ये तो अफगानिस्तान में ग्रेट गेम फिर से नया शुरू हो गया है। यानी तालिबान काफी मैच्योर हैं डिप्लोमेसी में। इसका मतलब ये नजर आता है कि
एक तरफ वो चीन और रूस के साथ भी अच्छे ताल्लुकात, ईरान के साथ भी एक रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्ट करने का एग्रीमेंट हुआ है जो चीन तक जाने वाली है रेलवे लाइन। तो सबसे ताल्लुकात बना करके कोई मुल्क चलता है, उस उसूल पर तालिबान आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब ये बताइए कि इतने अरसे तक जो अमेरिका ने और यूनाइटेड नेशन ने, यानी अमेरिका ही उसे कहूंगा मैं, उन्होंने रिकॉग्निशन वाले मामले को अब तक इतना लंबा क्यों लटकाए रखा? क्या कुछ पक्के पुख्ता वादे नहीं हो सके थे तालिबान की तरफ से? क्या क्या कहां अटकी हुई थी बात? ये जो औरतों के हुकूक और ये सब ये बातें तो दिखावे की लगती हैं मुझे। कौन सी चीज थी जिसपे अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही थी? देखिए, अब अमेरिका का जो है वो अपना नजरिया है, अपना तरीका है। वो तो आप भी जानते हैं, कहीं वो मोनार्की को सपोर्ट करता है तो कहीं मिलिट्री रूल को सपोर्ट करता है और कथाकथित कहीं टेररिस्ट को सपोर्ट करता है। तालिबान इस वक्त सीरिया में $1 करोड़ के इनामी अबू मोहम्मद अल जौलानी को अहमद अल शरा बना करके उसको प्रेसिडेंट बना दिया साहब, उसके सारे गुनाह माफ कर दिए। तो अमेरिका तो इस तरह से करता। जी आपने बिल्कुल सही कहा। जी मैं ये कह रहा था कि 2021 से पहले ये तालिबान जो थे ये तो टेररिस्ट थे ना। बिल्कुल बिल्कुल। अमेरिका ने टेररिस्ट को ही तो मतलब पावर हैंड ओवर कर दिया। बिल्कुल। ये सारे जितने भी तालिबान के जो लीडर हैं, जो भी कुछ अभी हैं, जो के हुक्मरान बने हुए हैं, ये सब टेररिज्म के लिस्ट में थे। इनके ऊपर बाकायदा अवार्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब अमेरिका का जो हम लोग जिसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, वो अमेरिका का अपना तरीका है। मतलब किसको वो मतलब बादशाह बना दे, किसको जो है वो टेररिस्ट कह करके मार दे। अब मैं इसमें एक चीज और बता रहा हूँ कि जो एससीओ की मीटिंग हुई थी अभी फॉरेन मिनिस्टर की, तो पूरा जो एससीओ का मामला है, एससीओ का जो गठन हुआ था 1996 में, और पहले शंघाई कुछ करके एक था, उसके बाद फिर एससीओ बना और 1905 में या 4 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जी, ये 2004 में जो है इसका संगठन हुआ। तो ये जो है ये फोकस्ड है टेररिज्म के ऊपर। और जो भी ममालिक हैं जो सेसेशनिज्म कर रहे हैं, अपने आप को सेपरेटिस्ट कर रहे हैं, एक्सट्रीमिज्म के ऊपर, इसके ऊपर जो है ये पूरी संगठन बनी थी। अब यहाँ पे जो है बात ये चल रही है कि सब लोग जो है अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, और अब जो मामला है वो टेररिज्म का मामला जो है, जो इंडिया ने मतलब इतने ममालिक में भेजे थे कि पाकिस्तान टेररिस्ट मुल्क है और उसने ये किया। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है अफगानिस्तान के हवाले से और एससीओ के हवाले से कि वो अफगानिस्तान को कैसे देख रहे और देखिए आगे क्या होगा। बिल्कुल, ये आगे आने वाले वक्त में क्या होगा, अगले प्रोग्राम तक कौन कौन मुल्क और ऐलान कर देंगे तालिबान की सरकार को रिकॉग्नाइज करते हुए, हम आगे बढ़ेंगे उन खबरों के साथ। अब पाकिस्तान की तरफ हम चलना चाहते हैं। पाकिस्तान में इमरान खान का क्या पॉलिटिकल कैरियर बिल्कुल खत्म हो चुका है। क्या कुछ हो रहा है? बीच बीच में आवाजें आती थी शायद अमेरिका उसे छुड़ा लेंगे, वो आजाद होने वाले हैं, ऐसी खबरें आती हैं, फिर बीच में दब जाती हैं। अब ये पहलगाम वाले मामले के बाद और इंडिया पाकिस्तान का जो टकराव हुआ उसके बाद तो ऐसा लगता है कि इमरान खान की जेल और लंबी हो गई। क्या क्या है हालात वहां के? सर, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा पॉज लेने दूंगा, पहले एससीओ पे भी जो है हम थोड़ी और चर्चा कर लें। जी जी। अब जो है जो हमारे जयशंकर जो हैं ये पहली बार चाइना गए हैं और मेरे ख्याल में 4 साल के बाद हो गए, और उनकी अपनी जो बायलैटरल एक मीटिंग है वो तो चाइना से है ही है ड्यू, क्योंकि जब वो वहां पे जाएंगे तो साइडलाइंस पे बात करेंगे। इसमें 2 बातें हैं उनकी जो बड़ी बड़ी मतलब बड़ी बातें हैं या बड़ी मोटी बातें हैं। एक तो है कि बॉर्डर इशू, जो कि इंडिया और चाइना का मतलब इशू है कि बॉर्डर के ऊपर, तो उसके ऊपर यह है कि साहब जयशंकर कहेंगे कि साहब आप पीस मेंटेन कीजिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर नहीं जाइए, हम तैयार हैं मतलब पीस के लिए, और ये सब सारी चीजें, और अपना बिल्डअप जो है आप बनाते रहिए। इसमें गौरतलब बात यह है कि चाइना जो है उसने अपने जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है LAC, वहां पे तो वो मुस्तहकम है, वो खड़ा हुआ है, और ये 59 क्लेम लाइन। अब वो इंडिया को कहता है कि आप 20 किलोमीटर पीछे चले जाइए अपने,
अपने लाइन से 20 किलोमीटर पीछे चले जाइए, जिसमें करीब करीब 3000 से 4000 किलोमीटर की टेरिटरी जो है वो चाइना अपने लिए वकेट कराना चाहता है इंडिया, जो कि इंडिया की टेरिटरी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है जो कि बहुत क्लियरली जो है वो सामने नहीं आई। तो इसको मैं यही रहने देता हूं। अब दूसरी कॉन्फ्लिक्ट की बात करता हूं जो अभी बहुत ज्यादा खुल के आई है, वो है दलाई लामा की कॉन्फ्लिक्ट। दलाई लामा का जो इशू है ये 1962 से चल रहा है। दलाई लामा जैसे दलाई लामा उसी तरह से उनका मतलब पोजीशन है जैसे कि स्पिरिचुअल लीडर ऑफ ईरान है, उसी तरह से वो स्पिरिचुअल लीडर ऑफ तिब्बत है। अब उनके सक्सेशन की बात चल रही है। इंडिया ये कह रहा है कि दलाई लामा क्योंकि 62 से इंडिया में रह रहे हैं, तो जो उनका वारिस जो बनेगा वो इंडिया डिसाइड करेगा। इंडिया डिसाइड करेगा। उनकी गवर्नमेंट इन एग्जाइल धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से चलती है और उनके बहुत से लोग वहां पर हैं। और अब दलाई लामा का नाम बहुत ज्यादा आता नहीं, क्या इस पर भी अडानी एंड कंपनी का असर है कि अब भारत दलाई लामा के बारे में ज्यादा नहीं बोलता? क्या वजह है? नहीं, बात तो ये है ना कि ये बात फिर से उछल के आई है और अब इंडिया चाइना के टॉक तक पहुंच गई है। चाइना कहता है कि हम जो दलाई लामा हमारे यहाँ है उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं और अगला दलाई लामा जो है वो हम नॉमिनेट करते। कौन दलाई लामा होगा, कौन स्पिरिचुअल लीडर होगा तिब्बत का? तो ये पॉइंट ऑफ क्लैश। जी। तो अब ये कैसे रिजॉल्व होगा? जैसे जैसे रिजॉल्व होगा कि नहीं होगा ये हम बताएंगे आप। बिल्कुल। अब पाकिस्तान की तरफ आते हैं, वक्त फिर कम रह जाएगा। आखिर में कई खबरों पे आपसे बात करनी है। पाकिस्तान में इमरान खान का क्या होने वाला है? जी, इमरान खान का ये हो रहा है कि इमरान खान 5 अगस्त को अभी जो आने वाला है 2 साल मुकम्मल हो जाए उनके जेल में। अब ये नई पहल जो है इंग्लैंड से निकल के आ रही है। उनका बेटा जो है इमरान खान का, उसका नाम, एक का नाम है कासिम और दूसरा का नाम है, मैं नाम निकल रहा है। ठीक है, 2 बेटे हैं उनके। 2 बेटे हैं। ये दोनों बेटे अब इंग्लैंड में पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने लगे अपने बाप के फेवर में। और वो ये कहने लगे हैं कि 2 साल जो है इनको मतलब जेल में बंद किया हुआ है, तो हम वो कैंपेन कर रहे हैं इंग्लैंड से। और उसके बाद अब उनकी तैयारी हो रही है कि वो अमेरिका जा रहे हैं दोनों बेटे। जी, ये सुलेमान और कासिम जो हैं ये दोनों बेटे हैं इमरान खान के। ये पहले अमेरिका जाएंगे। इन्होंने ऐलान कर दिया है वहां सेनेटर से और पार्लियामेंटेरियन से और जो भी उनके ओहदेदार लोग हैं अमेरिका में, उनसे जो है वो बातचीत करेंगे इमरान खान की रिहाई के लिए। उसके बाद अब आ जाइए पाकिस्तान में। ये खबर बहुत गर्म है कि ये दोनों बेटे अब पाकिस्तान आने वाले हैं और पीटीआई के साथ जुड़ने वाले हैं और पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू करने वाले हैं। अब जहां इमरान खान ने जहां से छोड़ा था वहां से ये लोग जो है वो वहां से स्टार्ट करने वाले हैं और उनकी तैयारी हो रही है। पीटीआई वाले जो उनके जो वर्कर हैं, जो उनके लीडर लोग हैं, वो सुलेमान और कासिम को जो है रिसीव करने वाले। इसके बरक जो है गवर्नमेंट ने जो है पाकिस्तान के ये अनाउंस किया हुआ है कि अगर वो आते हैं तो वो आ सकते हैं, अपने फादर से मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं, लेकिन अगर वो पॉलिटिकल एक्टिविटी यहाँ करेंगे तो हम ये करने नहीं देंगे, उनको भी अरेस्ट कर। तो ये जो है किस्सा बहुत गर्म है और सुलेमान और कासिम ये कह रहे हैं कि अब जो है मेरे फादर के पास जो है उनकी फूफियों को मिलने भी नहीं दिया जा रहा है और ना ही उनके वकील को मिलने दिया जा रहा है। तो 2 साल अब हो गए हैं, वो बेगुनाह आदमी जो है वो बंद है और उसका कोई देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं है। बेटे जो है वो खड़े हो रहे हैं। अच्छा, तो इसमें देखिए, इसमें एक चीज समझनी बड़ी मतलब एक उलझन भरा सवाल है ये कि ये बात सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की फौज वहां की हुकूमत चलाती है। सामने प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, लेकिन पीछे से फौज चलाती है। पिछले दिनों ट्रंप की और उनकी मुलाकात हुई थी, बाकायदा बहुत सी चीजें वहां पे डिस्कस हुई थी। यानी पेंटागन जो अमेरिका में है वो कंट्रोल करता है। तो आखिर पेंटागन की क्या दुश्मनी है कि इमरान खान को जेल से आजाद नहीं होने देना चाह रहे? वो क्या है मामला? सर, ये बहुत मुश्किल सवाल है, मेरे परे से बाहर है। शायद सुलेमान और कासिम जो हैं वो पेंटागन को झुका लें और सेनेटर लोगों को झुका लें और फिर वो इमरान खान को वहीं से
इशारे से जो है वो निकलवा ले जेल से, इसलिए कि उनके अंदर अब बापता जाग गई है। वो अब बाप के मतलब पीछे खड़े हो गए हैं। अब ये सवाल मुझे बहुत ही मतलब अजीब सा लगता है कि अमेरिका जो है वो डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ है कि मिलिट्री फोर्सेस के साथ है। जी। अमेरिका, आप तो जानते हैं, अल्लाह अमेरिका आर्मी, ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। यही तीन चलाते हैं। मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले उन्होंने ये बात खुल करके कही थी कि अमेरिका के खिलाफ वो काफी बोल रहे थे। वो अपने एम्बेसडर पर जो दबाव डाला था डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने, उसके बारे में खुल करके उन्होंने पब्लिक में डिस्कस किया था और वहां की आवाम इमरान खान के साथ खड़ी थी उनके अमेरिका के खिलाफ उस रुख की वजह से। और उसके बाद सरकार गिरी और नई सरकार को इंपोर्टेड सरकार कहा गया। ये बात बहुत रिपोर्टिंग अब से पहले हो चुकी है। अच्छा, अब चलना चाहते हैं उधर, ये म्यांमार में इंडिया ने क्या कर दिया साहब? ये नई एक नई चीज है, ये सर्जिकल स्ट्राइक की कुछ खबर है, वो क्या है? सर, उससे पहले जो है, जो बड़ी खबर है, आसिम मुनीर जो है 21 तारीख को, इसी 21 जुलाई को वो श्रीलंका जा रहे हैं, कोलंबो जा रहे हैं। अच्छा। अब ये एक बहुत बड़ी खबर है साउथ एशिया के हवाले से और इंडिया के हवाले से कि आखिर पाकिस्तान आर्मी चीफ को वो श्रीलंका जाने की क्या जरूरत पड़ गई है। अब ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैटर है, जो कि मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूं कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अब इसमें एक जो अटकली मैं लगा रहा हूं कि अभी एससीओ की मीटिंग में पिछली बार जो है वो गोलाबंदी बन रही थी चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश की, ऑल्टरनेटिव सार्क की बनने। तो मुझे यही लगता है कि आसिम मुनीर जा रहे हैं श्रीलंका को तोड़ने के लिए। जी। और चाइना ने उनको भेजा है कि आप श्रीलंका के जो ओहदेदार हैं उनको अपनी तरफ बुलाइए। तो अगर श्रीलंका मतलब चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका मिल जाता है तो फिर तो सार्क बन ही जाएगा ना। हाँ, भारत को बीच में छोड़ देंगे, वो एक सर्कल जो है वो मिल जाएगा आपस में। ये देखिए एक चीज जो खास बात है, मोदी जी की सरकार के दौर में पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात जितने खराब हुए हैं शायद किसी सरकार में हुए हों। यानी पाकिस्तान तो ठीक है, हमारा दुश्मन है, चीन भी हमारा दुश्मन है, लेकिन सब नेपाल आंख दिखाने लगे, बांग्लादेश आंखें दिखाने लगे, श्रीलंका चीन की तरफ जाकर के धमकी देने लगे। तो ये एक नई सूरत हाल है और इसमें शायद आसिम मुनीर कोई एक बड़ा कोई काम लेकर के जा रहे हैं, जहां श्रीलंका में वो कुछ हो सकता है जिस तरह से आपने इशारा दिया। अब वो इंडिया की म्यांमार वाली सर्जिकल स्ट्राइक पे बता दीजिए, क्योंकि वो बहुत ही अहम है। देखिए, म्यांमार की सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो तो हुई है इंडिया की, लेकिन वो हुई है ड्रोन्स और मिसाइल्स से। वहां पे 13 तारीख को, शायद संडे का जो दिन था, अभी जो गुज़श्ता संडे निकला है, उसमें इंडिया ने जो बॉर्डर एरिया है, नागालैंड और मणिपुर और वो मिजोरम, ये सब मिलते हुए मतलब इलाके हैं जो कि मतलब उधर म्यांमार के टेरिटरी में है। तो जितना नागालैंड का हिस्सा इधर है उतना ही नागालैंड का हिस्सा उधर है, जो मणिपुर का हिस्सा है वो भी मणिपुर का हिस्सा उधर है। उसी तरह से वो चिन स्टेट उधर है और क्या कहते हैं दूसरा जो हिस्सा है वो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल नहीं, नहीं अरुणाचल नहीं, ये यानी कई हिस्से ऐसे हैं जो हमारे स्टेट्स हैं और उनके लगे हुए दूसरी तरफ हैं और वो म्यांमार में। जी म्यांमार। हाँ, अब वहां से ये है कि वहां से जो है इंसर्जेंसी होती है, वो बहुत जमाने से हो रही है, आज से नहीं हो रही है, कई डिकेड से हो रही है। और यहाँ उल्फा बहुत, जो आसाम जो है वो भी लगा हुआ है उस तरफ, वहां के जो आसाम उल्फा जो है, यूनाइटेड लिबरेशन ऑफ फॉरेस्ट, तो इन सब ये इंसर्जेंट वहां बैठे हुए थे। मुझे याद है मैंने एक कवर किया था मिज़मा टीवी के लिए 2004 में या 2006 में, एक ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ था इंडियन मिलिट्री का और मतलब म्यांमार मिलिट्री का, जो कि फ्लश आउट किया था उन्होंने टेररिस्ट को म्यांमार की टेरिटरी में, जिसमें म्यांमार ने सहमति दी।
इस बार जो है म्यांमार गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमारा कोई इसमें रोल नहीं है, लेकिन जो मेन रोल है, जो इंडियन आर्मी जो है उसने कहा कि हमने कोई स्ट्राइक ही नहीं किया। वो फिर डिनायल में आ गए हैं ऑपरेशन सिंदूर की तरह। लेकिन उल्फा वालों ने कहा कि हमारे 3 जो है वो बड़े कमांडर, उनके नाम दिए हैं, जो कि इस स्ट्राइक में मारे गए। एक बंदे को तो उन्होंने घर में मतलब मार दिया था, उसकी फ्यूनरल में 2 और लोग गए थे, वहां भी मिसाइल आ गया था। तो ये जो है ये बहुत बड़ा मतलब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है, जो कि क्योंकि वो तो इंडिया पाकिस्तान था, इसलिए मतलब वो आसमान चढ़ के बोल रहा था कि क्या हुआ, पहलगाम हुआ और ये हुआ वो हुआ। अब इसकी जो खबर है वो मीडिया में आ ही नहीं रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया में, दिल्ली की मीडिया में या गोदी मीडिया में। और लेकिन ये खबर बांग्लादेश में चल रही है, जो म्यांमार है वहां चल रही है, जो नॉर्थ ईस्ट है वहां चल रहा है। तो हम अपने सामाइन को बताना चाहते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्राइक हुआ है जो कि इंडिया ने किया है, जिसके ऊपर पर्दापोशी दे रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया। तो खबर यही है। और नॉर्थ ईस्ट में अक्सरियत क्रिश्चियन कम्युनिटी की है, और क्रिश्चियन कम्युनिटी की होने का मतलब यह है कि हम वो शोर नहीं मचाना चाहते, उससे अमेरिका और यूरोप भी शायद नाराज हो जाएंगे। ये बहरहाल एक एंगल है, सोचने का, जरूरी नहीं है। अब चलना चाहते हैं फिर ये आगे सत्यजीत रे की भी कुछ खबर, उनके घर की बांग्लादेश से खबर आ रही है। सत्यजीत रे बहुत बड़े लिटरेरी पर्सनालिटी हैं, और उनकी भारत में भी बांग्लादेश में भी काफी इज्जत होती है। वहां क्या कुछ हुआ है? देखिए, सत्यजीत रे जो है वो फिल्म मेकर हैं और ऑस्कर विनर हैं, और हमारे इंडिया के जो है मतलब एक समझ लीजिए आन शान बान जिसको कहते हैं वो हैं, और वो अमर पर्सनालिटी हैं। मतलब बड़े बड़े जैसे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे, तो सत्यजीत रे जो है सिनेमा की दुनिया में उसी तरह से उनका भी नाम और उनका बोलबाला है। अब बात कहने की है कि सत्यजीत रे जो है वो ओरिजिनली मेमन सिंह के रहने वाले हैं। मेमन सिंह आज के डेट में वो बांग्लादेश में है, और वो माइग्रेट किए थे बांग्लादेश से कैलकाटा जैसे पार्टीशन के बाद, लेकिन उनका घर अभी भी वहीं है। अभी जो नई खबर आ रही है कि उनका घर जो है वो खंडर हो गया। भाई एक पार्टीशन को तो एक जमाना हुआ ना, 75 साल के बाद जो घर, तो वो बिल्कुल डिप्लीटेड कंडीशन में था। अभी बांग्लादेश गवर्नमेंट उसको डिमोलिश करना चाहती, वो तो उनके टेरिटरी में है ना, उनकी प्रॉपर्टी हो गई। तो अब उसके लिए जो है बांग्लादेश, यहाँ इंडिया में कैलकाटा में बहुत शोर होने लगा, तो अब वो बात दिल्ली तक पहुंची। दिल्ली ने इंटरवीन किया और बांग्लादेश को कहा कि इसको आप हॉल्ट कीजिए, तो वो रुक भी गया उनका घर जो है डिमोलिशन होने से। अब जो नई खबर आई है वो ये है कि इंडिया ने ऑफर किया है कि उस घर को हम फिर से बनाएंगे अपने पैसे से, और उसको एक म्यूजियम बना दीजिए या एक लैंडमार्क जगह बना दीजिए कि ये सत्यजीत नगर। ये उसी तरह से है जैसे पेशावर में जो है वो दलीप राज कपूर का जो है वो घर था, जिसको इंडिया ने कहा कि आप पाकिस्तान को कि आप जो है इसको राज कपूर के लिए जो है उसको एक म्यूजियम बना लीजिए, बताने की चीज होगी कि राज कपूर वहीं रहने वाले थे। तो ये खबर यहीं तक है, इसमें कोई इसी तरह से दिलीप कुमार का घर भी पेशावर में बताया जाता है, उनका भी घर था वहां पर। तो जब मुल्क बढ़ते हैं तो लोग माइग्रेट करते हैं और पीछे उनकी प्रॉपर्टीज रह जाती हैं। दोनों तीनों मुल्कों में इस तरह से है, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश खास तौर पर। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब, आप हमारे लिए मुसलसल साउथ एशिया के मुल्कों की खबरों पर नजर रखते हैं, और इस एक प्रोग्राम में तमाम वो खबरें डिस्कस हो जाती हैं, और हमारे दर्शक भी काफी पसंद करते हैं। आपकी वीडियोस मुसलसल देख रहे हैं और मुसलसल एप्रिसिएशन भी आता है, और कमेंट्स वगैरह लोग काफी लिखते हैं। इसी के साथ मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।